नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं आज हम बात करेंगे मालेगांव बम ब्लास्ट की। मालेगांव ब्लास्ट में रची गई हिंदू आतंकी की थ्योरी बेनकाब हो रही है। मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान नितिन जोशी के रूप में एक और गवाह पलट गया है। 2008 में हुए इस ब्लास्ट केस में नितिन जोशी 34वें गवाह थे जो कोर्ट में अपने बयान से मुकर गए हैं। नितिन जोशी ने एनआईए कोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र एटीएस ने उसके बयान बंदूक की नोक पर दर्ज कराए थे। मालेगांव विस्फोट मामले में 20 गवाहों की गवाही और बाकी है, लेकिन इससे पहले 34 गवाह अपने बयान से मुकर चुके हैं। मालेगांव बम धमाकों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, सुधीर कुलकर्णी सहित कई हिंदुओं को आरोपी बनाया गया था। उन्हें जेल में डाला गया। जेल में डालकर अंतहीन प्रताड़नाएं भी दी गई थीं। इसके साथ ही हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़कर पावन भगवा और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश भी रची गई थी। पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद की बात भी कही थी। मालेगांव बम धमाके में जिस तरह से गवाह मुकर रहे हैं और एटीएस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी हुई थी? क्या सत्ता के दबाव में महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव बम धमाकों में हिंदुओं को फंसाया था? क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुस्लिम वोट बैंक के लिए भगवा आतंक शब्द का प्रयोग कर रही थी? सवाल यह भी है कि क्या इस्लामिक आतंक का बचाव करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये वो दौर था जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। भारत में जगह जगह बम धमाके हो रहे थे। तभी अचानक से हिंदू आतंक, भगवा आतंक की थ्योरी गढ़ी जाने लगी। आतंक के समूल विनाश के बजाय पावन भगवा ध्वज का नाम आतंक से जोड़ दिया गया। चाहे वह मालेगांव बम धमाका हो, समझौता ब्लास्ट मामला हो या फिर मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामला, इन मामलों में हिंदू चेहरों को आतंकी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद, मेजर रमेश उपाध्याय सहित कई हिंदूवादियों को आतंकी बताकर जेल में डाल दिया गया। उस समय के केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और सुशील कुमार शिंदे ने खुलेआम भगवा आतंक और हिंदू आतंक शब्द का जिक्र किया। बाद में मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस मामले में सभी हिंदू बरी हो गए और हिंदू आतंकी की थ्योरी फेल हो गई। मालेगांव बम ब्लास्ट में किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, किस तरह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मेजर रमेश चंद्र उपाध्याय, कर्नल पुरोहित सहित कई हिंदुओं को फंसाया, वो साजिश अब एक बार फिर से फेल हो गई। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 34वें गवाह के रूप में नितिन जोशी गवाही से पलट गए हैं। नितिन जोशी ने कोर्ट में कहा था कि उन्होंने बंदूक की नोक पर गवाही दी थी। महाराष्ट्र एटीएस ने उन्हें अंतहीन टॉर्चर किया था और उनसे बयान लिया था। नितिन जोशी से पहले 33 और गवाह भी पलट चुके हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि उनसे दबाव में बयान दिलवाए गए थे। नितिन जोशी के बयान से पलटने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या मालेगांव बम धमाकों में एक साजिश के तहत हिंदुओं को फंसाया गया था ताकि सनातन के पावन भगवा को आतंक से जोड़ा जा सके और इस्लामिक आतंक का बचाव किया जा सके। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्या गढ़ी गई थी? कई सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर से मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो 34वां गवाह था वो मुकर गया है। उसने बताया कि वो किस तरह से उस पर दबाव बनाया गया, बंदूक की नोक पर उससे यहां पर गवाह दिलवाया गया था, बयान दिलवाए गए थे। क्या सत्ता के दबाव में महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव बम धमाकों में हिंदुओं को फंसाया था? क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुस्लिम वोट बैंक के लिए भगवा आतंक शब्द का प्रयोग कर रही थी? साथ में सवाल यह भी है कि क्या इस्लामिक आतंक का बचाव करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था? इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं नेता कांग्रेस है स्वामीनाथ जायसवाल जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, बहुत स्वागत है आपका।
इसी के साथ वेद भूषण जी हैं, पूर्व एसीपी। वेद भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ वो शख्सियत भी जोड़ रही हैं, मेजर रमेश उपाध्याय, जो खुद मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी बनाए गए थे, उन्हें जेल में डाला गया था। मेजर रमेश उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर रमेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? रमेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ जी सर, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपने उस दंश को झेला है, उस प्रताड़ना को आपने झेला है। आज एक बार फिर वही हुआ जो अब तक होता आया है। अब तक जो भी आरोपी जो यहां पर थे वो अब धीरे धीरे बरी हो रहे हैं, लेकिन जो गवाह थे वो धीरे धीरे अपने बयान बदल रहे हैं। और वो साफ तौर पर हर ये जो गवाही यहां पर दी गई थी उसमें यह कहा गया कि हमसे दबाव में यह गवाही दिलवाई गई थी। और साथ ही साथ अब नितिन, जो आप जानते हैं, नितिन जोशी जो इसमें गवाह बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि दबाव डालकर, बंदूक की नोक पर डालकर उनसे गवाही दिलवाई गई थी, उनसे बयान दिलवाया गया था। आपने उस दंश को झेला है। आप सबसे पहले बताइए आपके साथ क्या हुआ था और वो किस तरह से यहां पर प्रताड़ित किया जाता था और किस तरह से दबाव डाला जा रहा था लगातार एटीएस की तरफ से। एटीएस की तरफ से हम लोगों को इलीगली उठाया गया, इलीगली अपने कस्टडी में रखा गया और इलीगली टॉर्चर किया गया। और बहुत ज्यादा हम लोगों ने टॉर्चर झेला है, फिजिकली भी झेला है, मेंटली, मोरली, फाइनेंशियली। पूरा घर हम लोगों का बर्बाद हुआ, करीब 100 आदमियों के घर बर्बाद हुए और आगे का जीवन बर्बाद हुआ। साध्वी को आप देख ही रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ठीक से चल नहीं पाती। मुझे छोड़कर बाकी जितने भी लोग इसमें एक्यूज्ड बने, आरोपी बने, उन सबको इतना तकलीफ दिया गया शारीरिक रूप से कि कोई भी सीधा चल नहीं पाता आज तक। 15 साल हो मुकदमा चल रहा है और धीरे धीरे जो गवाही देने के लिए लोग आते हैं वो ईश्वर की कसम खाकर, ईश्वर की शपथ लेकर और कोर्ट में सच बोल रहे हैं कि एक केस ने उन्हें प्रताड़ना देकर, उन्हें मारपीट करके, उनको दबाव बना और उनको मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, ऐसा बोल के उनसे उस टाइम बयान दिलवाया था। और लोग आकर यहाँ पर सच बोल रहे हैं और पहले के एटीएस को दिए हुए बयान से मुकर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और कि कम से कम उनको 15 साल बाद ही लेकिन सच बोलने की हिम्मत आई है। ये स्वागत के कदम है। लेकिन अभी 20 और गवाह बचे हुए हैं सर। जो भी गवाह आएंगे वो आकर सच बोलेंगे और उनके सच की बिना पर हम लोगों को दोषमुक्त किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, समझौता एक्सप्रेस और इसी के साथ मक्का मस्जिद धमाका जिसमें आपने असीमानंद को फंसाया, कई हिंदू फंसाए गए और इसी के साथ मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और भी कई हिंदू को फंसाया गया। उसके बाद से आप पर आरोप लगने लगे कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी है। देखिए, आतंकवाद जहां होता है, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, या हिंदू या मुसलमान जो आतंकवादी हैं उनके साथ तो होना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट और निराधार लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जिस तरह से आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और सत्ता का उपयोग करके उसको दबाव नहीं जाया गया। अभी सत्ता का जिस तरह से उपयोग पूरा भारतीय जनता पार्टी सरकार में होते आया है, देश से छुपा नहीं है। और जिस तरह का भाषा का प्रयोग प्रज्ञा ठाकुर यानी एक संत होकर करती हैं कि चाकू तलवार लेकर आप चलिए, तो इस तरह का भाषा का एक मंच के माध्यम से बोलती है चाकू रखिए, तलवार रखिए। ये कौन सा एक सांसद को शोभा देता है क्या? इस तरह से यह आप बता रहे हैं, ये कोई जहां जिसका हाथ रहा है और जिस तरह से अब अभी इस समय आकर जब वो सांसद बन गई और आ गए तो अभी वो आकर किस तरह से अपना सफाई दे रहे हैं कि हमको दबा के रखा गया, हमारे कनपट्टी पर लगाया। लेकिन स्वामीनाथ जी, उस वक्त यूपीए की सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। महाराष्ट्र एटीएस ने किस तरह से जबरन दबाव बनाया, मारा पीटा, बयान लिखवाए, गवाही दिलवाई गई जबरन। अब 34वां गवाह
जो कि अब पलट गया, वो कह रहा है कि हमसे जानबूझकर एटीएस ने दबाव बनाया गया, हमें बंदूक की नोक पर पीटा, हमें डराया धमकाया गया, उसके बाद उस दबाव में हमने ये बयान दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र एटीएस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर महाराष्ट्र एटीएस किसके दबाव में काम कर रही थी? देखिए, अभी एटीएस किसके दबाव में, तो उसके अधिकारी जवाब देंगे। और इस तरह का बात तो इतना साल से कहे भाई, इतने दबाव में उनको बंदूक के नोक पर दिया गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो आज बंदूक का नोक हट गया। इतना दिन आप डर भय से, लेकिन एनआईए ने इस बात का खुलासा किया था, एनआईए की जांच में ये सामने आया था कि कुछ लोगों के घरों में आरडीएक्स रखवाए गए थे और कुछ लोगों को जानबूझकर एटीएस ने परेशान किया, डराया धमकाया। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है। देखिए, जांच और जो न्यायपालिका है उस पर सवाल नहीं खड़ा होता है। आप जिस तरह से अभी इन लोग ने अपना गवाही बदलकर, अभी जिस तरह से अभी भी प्रज्ञा ठाकुर जी एक संत होकर जिस तरह से उनके भाषा को आप देखे होंगे, कभी गांधी जी को कुछ बोल देती हैं, कभी लेकिन स्वामीनाथ जी, लेकिन जानबूझकर हिंदुओं को फंसाना, हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुत्व को बदनाम करना, भगवा को बदनाम करना, क्या ये सही था? सुनिए जी, मध्य प्रदेश में एक आईटी सेल का अध्यक्ष श्रीवास्तव रहता है भाजपा का, और वो आतंकवादी संस्था आईएसआई से उसका साठगांठ रहता है। तो इसका मतलब कि वो आतंकवादी नहीं है, उसको एनआईए और भाजपा का ही सरकार में उल्लेख पकड़ा गया कि उसका साठगांठ आईएसआई से है। तो ये कोई आतंकवादियों को कोई जात और धर्म नहीं होता है, लेकिन ये नहीं है कि किसी को, किसी जातिगत हिंदू को ही एक टारगेट बनाकर आप ऐसा होना चाहिए। जो भी अगर अपराध करता है, कोई भी धर्म से होता है, चाहे किसी भी पार्टी से होता है, उसको सरकार नहीं बख्शती है। किसी का सत्ता आता जाता है, लेकिन प्रशासन अपनी काम और न्यायपालिका अपना काम करता है। ये गलत एक व्यूज दिया गया कि नहीं हिंदू को टारगेट करके सरकार थी तो ऐसा किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामीनाथ जी, उस वक्त के बयान हैं कुछ, जो कि पी चिदम्बरम का ये कहना हिंदुत्व को लेकर और भगवा को बदनाम करना, मालेगांव ब्लास्ट मामले में किस तरह के बयान सामने आए थे, राहुल गांधी के किस तरह से लगातार बयान सामने आते रहे हैं, इवन दिग्विजय सिंह भी किस तरह से बदनाम करते रहे भगवा को, ये जग जाहिर है। देखिए, दिग्विजय सिंह तो खुद ही सनातन को मानते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। जिस तरह से उन्होंने यात्रा किया था, आपको वहाँ जो पूरे आप देखे होंगे, और वो धार्मिक प्रवृत्ति का सब सनातन को मानने वाले हैं। और कोई एक ही, हम लोग एक कॉपीराइट लेकर नहीं चलते हैं कि हम भी राम को मानते हैं। आज देखिए, मैं भी अभी हनुमान जी का जन्म उत्सव है, वहीं संकट मोचन का दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा हूँ। आपके माध्यम से सभी आपके दर्शक को आज जन्म उत्सव, हनुमान जी के जन्म उत्सव का बधाई देता हूँ। और जीवन में आदमी देखिए किसी जात विशेष और धर्म को लेकर कोई टारगेट नहीं करता है। जब जो भी अपराध में संलिग्ध रहता है कहीं ना कहीं, तभी उसका नाम आता है। और ऐसे तो बेवजह किसी को नहीं फंसाया जाता है देश में। वेदभूषण जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, संभव जी, बिल्कुल आपकी आवाज मेरे पास ठीक है। वेदभूषण जी, एटीएस ने दबाव बनाया, जैसे कि नितिन जोशी ने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्हें परेशान किया गया, मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया, और ऐसे कई गवाह जो कि इस तरह के बयान लगातार देते रहे हैं, उनसे यह जानबूझकर कहा जाता रहा बीजेपी, आरएसएस, तमाम लोगों को के नाम लिए जाएं, उन्हें आरोपी बनाया जाए, कोरे पन्नों पर साइन भी करवाए गए। आप बताइए, एक अधिकारी की हैसियत से, क्या एटीएस जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पुलिस, क्या उन पर इस तरह का दबाव, राजनीतिक दबाव रहता है? क्या वो ऐसे अधिकारी क्या राजनीतिक दबाव में काम करते हैं? देखिए संभव जी, जो एजेंसीज हैं, चाहे वो एटीएस है, चाहे एनआईए है, सीबीआई है, उनकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी से बंधे हुए हैं कि वो निर्भीक रूप से, स्वतंत्र रूप से अपनी जांच अदालत को सौंपें। जो भी गवाह है उनके करेक्ट बयान लिखे जाएं, जो वो बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाए। यदि आप उसमें 19-20 अपनी तरफ से मिक्सिंग करते हैं और बाद में ये पाया जाता है कि उसमें कंट्राडिक्शन है, तो वो चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उनके खिलाफ कोर्ट स्ट्रक्चर पास कर सकती है। कोर्ट का काम है तमाम जो सबूत पेश किए गए, तमाम जो गवाह पेश किए गए, उनकी वेरोसिटी ऑफ फैक्ट्स
जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो विटनेसेस प्रोड्यूस किए गए हैं, जो एविडेंसेस कोर्ट के सामने रखे गए हैं, उनको सबको आकलन करना ड्यूरिंग ट्रायल और फिर उसके बाद में कोई निर्णय देना। अब इस केस के अंदर जो 2008 का इतना पुराना केस है जिसमें लगभग 220 गवाह हैं, एक के बाद एक गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं, अदालत के सामने अपने बयान से रिट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने बयान से पीछे हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जो तमाम जो गवाह है, जो बिल्कुल स्टार विटनेस है, जो बड़े इंपॉर्टेंट गवाह हैं, उनके बयानों के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, किसी प्रेशर के अंदर, कॉर्शन के अंदर, थ्रेट के अंदर, लालच के अंदर, कहीं ना कहीं दबाव में उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है। परंतु चूंकि अब ट्रायल के अंदर सत्यता की ही परख होती है, मैंने बोला ना, वेरोसिटी ऑफ फैक्ट, सच्चाई की परख की जाती है, अदालतें परख करती है कि क्या ये बयान जो सबूत पेश किए गए थे क्या उस समय सही थे या नहीं थे। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर जो सबसे मजबूत एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके खिलाफ फेडरल कोर्ट ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है और उसमें ट्रायल जारी है, फेलोनी जैसा बहुत सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगा है। तो मुझे अपनी अदालतों पर विश्वास है, मुझे अपने सिस्टम पर विश्वास है, जो उस समय का सत्य रहा होगा जरूर सामने आएगा और आना भी चाहिए, पता लगना चाहिए कि उस टाइम व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या सरकारों के दबाव के अंदर चलिए लौटूंगा मैं आपके पास। तो इस बीच हमारे साथ न्यूज स्टूडियो से ही बीजेपी नेता प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही साथ सबसे पहले आपको आपकी पार्टी के लिए स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई। और इस चर्चा में सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज स्टूडियो से ही प्रदीप जी हैं, नेता बीजेपी। प्रदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है और पार्टी स्थापना दिवस से एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई भी। और इसी के साथ सवाल यह भी कि आपकी वो पार्टी जो लगातार हिंदुत्व की बात करती रही है, आज भी कर रही है, भगवा लगातार परचम लहरा रहा है, लेकिन उस वक्त मालेगांव ब्लास्ट मामले के बाद से लगातार हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, यह थ्योरी गढ़ी जाने की खूब कोशिश की गई। इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। देखिए, थोड़ा सा एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो है सबका साथ सबका विकास ही नहीं कर रही है, बल्कि विकास पे ज्यादा फोकस है। और जिन लोगों को विकास से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, विकास यानी देश के सर्वांगीण विकास से जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तरह तरह की, अब आप देखिए आज 2023 में 2008 से 15 वर्ष किसी अधिकारी के प्रमोशन के, वो अच्छे कामों के जब वो वर्ष रुक जाते हैं तो उसके हृदय से पूछे क्या उस पर बीतती है, पूरा एक जीवन समाप्त। ठीक है ना। और ये लोग जो अवसरवादी लोग हैं, अभी ये एक सज्जन बता रहे थे कि मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो है इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, जब इस तरह के आईना देखने की बात आती तो इनको शर्म भी नहीं आती। किस प्रकार के ये लोग हैं। उसामा जी कहने वाले, जो कि घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी था, उसको उसामा जी कहने वाले इन्हीं के पार्टी के लोग थे। और देखिए, ये 34वां गवाह है। ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 10 होते तो एक बार के लिए होता, 34 लोग लगातार। अब इनकी स्थिति जब देश की जनता इसको समझेगी, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको समझिए। स्वामीनाथ जी, सुन रहे हैं आप? इनकी करतूतों को जब देश की जनता को पता लगेगा, फिर ये विलापित करेंगे कि ईवीएम हैक हुई है, फिर ये कहेंगे कि एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, फिर ये कहेंगे कि तानाशाही हो रही है। अब ये आज हमारा स्थापना दिवस है और संकट मोचन प्रभु हनुमान जी हमारे आराध्य का आज जन्मोत्सव भी है। तो मैं अपने वक्तव्यों को बड़ा कंट्रोल में रखना चाहूंगा। मैं अच्छा मैसेज देना चाहूंगा कि ठीक है, आपने आरोप लगाए, लांछन लगाए, जैसे परत दर परत जिस प्रकार से सत्य की स्थापना होती जा रही है, आप लोग विचार करें कि आप देव रूपी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। क्या आपके आईने, आपके घरों में आईने आप झूठ बोलने लगे जो आपके घरों में लगे हुए हैं? शर्म करिए। और उन अधिकारियों, उन देशभक्त अधिकारियों के से जा करके आपको माफी मांगनी चाहिए जिन पे आपने झूठा आरोप लगा करके उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करके एकदम से खत्म कर दिया। निश्चय ही आज हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है और मैं आपके इस सम्मानित प्लेटफॉर्म पे अपना आक्रोश नहीं व्यक्त करना चाहता, अन्यथा दिल में तो, हृदय में वो ज्वालामुखी धधक रहा है। स्वामीनाथ जी, सीधे हिंदू को बदनाम करने की साजिश, सीधे तौर पर आरोप लगा रही है बीजेपी कि ये सब राहुल और उनकी टीम के द्वारा किया गया। ये देखिए, बीजेपी का काम है कि एक टारगेट बना हिंदू और मुसलमान, कोई ऐसा जात नहीं जिसमें
जिसमें भी आतंकवाद है तो उस आतंकवाद का पहले भी बोला कोई क्या बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौन सा हिंदू आतंकवाद कभी नहीं बोला आपने? आपके स्थापित हुए इस झूठ को अभी तक कितनी बार जो है इसका पर्दाफाश हुआ। शर्म करिए आप हिंदू आतंकवाद बोलने से पहले। आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, आप हिंदू आतंकवाद कह भी कैसे सकते हैं? और जिस तरह से आप देखे होंगे या एक आतंकवादी माननीय गृह मंत्री के पीछे खड़ा वहां पर था जम्मू एंड कश्मीर में, बाद में उसको पब्लिक ने उसके घर से जकीरा हथियारों का पकड़ा, वो भी भाजपा के माननीय गृह मंत्री के पीछे खड़ा हो जाता है। चाहे कोई ठग आकर एसपीजी सुरक्षा ले लेता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को अरे अपने पुरानी करतूतों पे एक बार सोचिए ना। देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अफवाहें फैलाना बंद करिए। स्वामीनाथ जी शायद आप भूल रहे हैं, ये सच है, ये सच है कि राहुल गांधी ने कहा था कि इस देश में लश्कर तैयबा से ज्यादा हिंदू आतंकवाद से खतरा है, हिंदुओं से खतरा, ये खतरनाक ज्यादा है। क्या ये सही नहीं है स्वामीनाथ जी? जी, क्या ये सही नहीं है कि राहुल गांधी ने ही कहा था कि लश्कर तैयबा खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा हिंदू तो खतरनाक है? देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहे तो वो बात हम नहीं सुने थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता और जो आतंकवादी है उसको कानून इसीलिए आपने हिंदू आतंकवादी गढ़ा कांग्रेस ने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम करती है और जात जात में बांटकर ये लोगों को जिस तरह से तो फिर स्वामीनाथ जी आप बताइए कि एटीएस किसके दबाव में काम कर रही थी उस वक्त? आपकी सरकार थी, क्या आपने दबाव बनाया था कि केवल इन नेताओं पर ही टारगेट किया जाए, इन्हें ही निशाना बनाया जाए? आरएसएस के इंद्रेश कुमार, उनको भी आरोपी बनाया जाए, यह भी खुलासा हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको भी यहां पर आरोपी बनाया जाए, यह सब दबाव में किया जा रहा था। इस सब का खुलासा हुआ। कोई सरकार पर कोई प्रशासन को दबाव नहीं बनाता है और उस समय सरकार चाहे अभी उस समय ब्लास्ट हुआ था और मध्य प्रदेश में भी कई वो आतंकवादी जो सरगना पर हिंदू, लेकिन आप ही लोग कांग्रेस पार्टी ही कहती है कि बीजेपी जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई करती है। ये आप लोगों के ही आरोप हैं। उल्टा अब यह आरोप आप पर लग रहे हैं कि उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने यह सब किया, एटीएस पर दबाव बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं है और सरकार ठीक है, तो ये सरकार में बैठे मेजर रमेश जी, चूंकि अब यहां पर गवाहों का पलटना और ये केस किस तरफ अब आगे इशारा कर रहा है, किस तरफ ये केस बढ़ रहा है, मेजर रमेश? चाहता हूं, पहली बात यह है कि अभी तक 304 गवाह हो चुके हैं और उसमें से 34 गवाह मुकर चुके हैं अपने पुराने बयानों से। और सिर्फ हमारा ही केस नहीं है, समझौता ब्लास्ट में और इसमें मक्का मदीना ब्लास्ट केस जो था और भी जो आतंकवाद के नाम पे जो भी लोग अरेस्ट हुए थे वो सारे के सारे छूट गए हैं। हम लोगों का केस भी चल रहा है और उसी तरफ जा रहा है। ये साफ इशारा करता है कि 2004 से एक ऑपरेशन चलाया गया जिसमें मेजर रमेश जी, सबसे पहले आपसे जो आप बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिएगा और साथ में ये भी जो गवाह का अपना बयान बदलना, क्या इस पूरे मामले की सुनवाई पर कुछ असर डालेगा? ऐसा है कि जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो सरकार कोई भी हो, जांच एजेंसी से ये अपेक्षा है, जैसा भूषण जी ने बताया कि जांच एजेंसी से ये अपेक्षा है कि वो निष्पक्ष रूप से अपनी जांच करेंगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में देंगी। वास्तव में ऐसा होता नहीं है और हमारे केस में तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं हुआ है। लोगों के दबाव रहे हैं, सरकार चाहे वो यूपीए की रही हो या इसमें उनके अन्य घटकों की रही हो, जो उनके नेताओं के बयान आते रहे उससे लग रहा था कि पूरी जांच जो है वो प्रभावित है और उनसे उनकी जो थ्योरी है सैफरन टेरर से प्रभावित होकर वो जांच हो रही है। 2011 में चिदम्बरम साहब ने ये हम लोगों का केस जो है वो एनआईए को सौंप दिया। एक नया कोर्ट बनाया, स्पेशल एनआईए कोर्ट, और जब एनआईए की रिपोर्ट आई तो आपको जान के ये धक्का तो नहीं लगेगा, कांग्रेसियों को जरूर लगेगा कि उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 5 आदमियों को
क्लीन चिट दे दी और कोर्ट ने 5 आदमियों को तो छोड़ दिया, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और बाकी 7 आदमियों को उनको मिला के 7 आदमियों पर मुकदमा कायम किया और मुकदमा चालू हुआ। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा तो ये क्लियर होने लगा कि एनआईए की रिपोर्ट और एटीएस की रिपोर्ट में सामंजस्य नहीं है, दोनों रिपोर्ट अलग अलग है। और जब गवाह आने चालू हुए तो उनके 164 स्टेटमेंट्स जो कॉन्ट्रडिक्टरी आए, होस्टाइल हुए, वो ऐसे करके धीरे धीरे ये पता लगने लगा कि एटीएस ने फर्जी स्टेटमेंट्स लिखे थे या दबाव में लिखे थे या उनको धमका के लिखे थे। लेकिन ये जो हमारे केस में हो रहा था ये देश में भी हो रहा था। यानी कि इससे ये साफ होता है कि एटीएस पर दबाव डाला जा रहा था। वेदभूषण जी, यानी कि अगर वेदभूषण जी अगर दबाव डाला जाता है और कोई अधिकारी ये चीज नहीं करता, उस दबाव में नहीं आने की कोशिश होती है, तो इस स्थिति से, ऐसी सिचुएशन से वो अधिकारी किस तरह से निपटते हैं? देखिए संभव जी, जब गवाहों को प्लांट किया जाता है या उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर लिखा जाता है, क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग में होती है। एटीएस चूंकि महाराष्ट्र पुलिस जो है उस टाइम की तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार, जो भी सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, का कोई लेना देना नहीं, परंतु कहीं ना कहीं इस मामले से यदि ड्यूरिंग ट्रायल ये पाया गया कि ये इस मामले से प्लांटेशन की गई है तो इसकी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कराने का अदालत को आज भी अधिकार है। और वो शायद यदि इस तरह से ही गवाह यदि हॉस्टाइल होते रहे और ये पाया जाएगा, अदालत ये पाएगी कि कहीं ना कहीं इस मामले में झूठा लोगों को फंसाया गया, तो इसकी रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश भी हो सकते हैं। और तमाम जो चीजें की गई हैं, जो गवाह हैं उनको, जो हॉस्टाइल है, उनको दोबारा एग्जामिन किया जा सकता है और दोबारा इसकी री इन्वेस्टिगेशन करके दोबारा चार्जशीट पेश की जा सकती है कि इन तमाम गवाहों को प्लांट किया गया, झूठा उनके बयानों को लिखा गया। तो ये रिवर्स डायरेक्शन में भी अधिकार है अदालतों को, और ऐसा एक बार नहीं सैकड़ों बार इस देश की अदालतों ने किया है कि उन्होंने बाद में सीबीआई को, एनआईए को डायरेक्शन दिए कि आप इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें तथ्यों के साथ में पूरे मामले में यहाँ पे ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ऐसे में जो एटीएस ने किया, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और किसके इशारे पर किया, क्या उसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? समझो निश्चय ही, क्योंकि अभी ये जांच प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि कोर्ट ने अभी तक पूरी रूलिंग नहीं दी है। ये तो केवल परतें खुलती जा रही हैं, एक एक करके परतें खुलती जा रही हैं। जब एक प्रक्रिया पूरी तरह से अपने कल्मिनेशन पे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी, उसके बाद जब तक ये वर्तमान जो अभी चल रही है, बीते 15 वर्षों से जो जांच चल रही है, अगर वो पूरी ना हो जाए तो ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी होगी कहना, या किसी सरकारी एजेंसी या किसी सरकारी संस्था के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। एक कंक्लूजन आ जाने दीजिए। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बिना लाग लगाओ या किसी भी पक्षपात के कार्य कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जैसा किया वो देखिए स्वतः सामने आ रहा है। यूजुअली कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि वो चेक बैलेंस कायम रखें। लेकिन यहाँ तो देखिए ना, कांग्रेस के कुकर्म अपने आप धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अभी आदरणीय मेजर साहब ने बताया कि 304 से ऊपर, 300 से ऊपर जो है गवाह है, जिसमें से 34 वो कर चुके हैं। और मैंने आपके यहाँ पे आने से, ज्वाइन करने से पहले मैं देख रहा था कि वो सारे के सारे जो है अपने सशस्त्र सेनाओं या जिन पे सैनिक बलों में से हैं। तो क्या परिस्थितियां रही होंगी, व्यक्ति जब नौकरी करता है तो किस प्रकार के उस पर दबाव रहते हैं, किस प्रकार से गोपनीयता आदि की वो कस्में खा करके अपने आप को लेकर के देश की सुरक्षा में आगे बढ़ रहा होता है, कैसे तंत्रों को मरोड़ा जाता है, इसका साक्षी, इस पूरी घटना की साक्षी पूर्ववर्ती जो है यूपीए की सरकार रही है। कैसे उन्होंने मैनिपुलेट किया, कैसे उन्होंने किया। देखिए, सबसे बड़ा मापक जनता है, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किसी भी संस्था को प्रेशर दे करके या उसको इस तरह से मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में ले आने के लिए या बयान दिलाने के लिए कभी काम नहीं करती है, ना आज तक की है, ना कभी। स्वामीनाथ जी, चलिए आखिरी कमेंट आपसे, ये जो साजिश की गवाही है, सच या यहाँ पर सियासी नजर आती है? स्वामीनाथ जी, शायद यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो गया है। और मेजर रमेश, आखिरी कमेंट आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले दिन से सुदर्शन न्यूज ने यह समझा कि हम लोगों को निर्दोष फंसाया गया है और उसके लिए अभियान चलाया, और धीरे धीरे वो सुदर्शन न्यूज का ये शक था वो साबित हो रहा है।
जो एसीपी साहब ने कहा और हमारे बीजेपी के नेता जी ने कहा है, प्रवक्ता जी ने कहा है, मैं दोनों की बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक केस चल रहा है तब तक कौन दोषी है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, कि जो जांच है वो प्री मैच्योर है, तो कृपा करके वो हम लोगों के दोष मुक्त होने के बाद वो उठाया जाए। जरूर, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। चूंकि वक्त की कमी है तो यहीं पे रोकना चाहूंगा। प्रदीप जी धन्यवाद, स्वामीनाथ जी धन्यवाद, मेजर रमेश धन्यवाद और वेद भूषण जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या सत्ता के दबाव में महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव बम धमाके में हिंदू को फंसाया था, और क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुस्लिम वोट बैंक के लिए भगवा आतंक शब्द का प्रयोग कर रही थी? जांच इसकी भी होनी चाहिए। इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।